सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल पीके चौरसिया नॉलेज पॉइंट STP 34 में स्वागत है। बच्चों, आज मैं हिंदी विषय से संबंधित बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र एक मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कैसे आपको ये पेपर करना है या बोर्ड परीक्षा में आपका पेपर कैसे आएगा, उसी से संबंधित जानकारी लेकर आया हूँ। तो आप जो लोग मेरे चैनल पर नए हों वो पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करें, मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं और भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए देखते हैं अब की बार बोर्ड परीक्षा में कैसे पेपर आएगा। आइए देखते हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा में अब की दो खंड होंगे। खंड आ होगा, पहला खंड जो होगा वो होगा किससे, बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित, जो 20 अंकों का होगा। ठीक, तो क्या 20 अंकों में क्या क्या होंगे ये आप पूरा वीडियो देखिएगा, मैं उसी को बताने चल रहा हूं। तो देखिए, जो पहला होगा वो होगा हिंदी गद्य के विकास से संक्षिप्त, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, उससे संबंधित जो प्रश्न होगा वो 5 अंकों का होगा। बहुविकल्पीय एक नंबर के 5 प्रश्न रहेंगे। उसमें कौन सा आपको पढ़ना है, शुक्ल और शुक्लोत्तरिक। कौन सा है, शुक्ल और शुक्लोत्तरिक पढ़ना है। वो आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार कि शुक्ल युग का के 2 लेखक लिखिए या निबंधकार लिखिए या शुक्ल युग की पत्रिकाएं लिखिए। तो जो पहला प्रश्न होगा आपका वो कथन से संबंधित होगा। 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से आपको बताना होगा उन चारों में से कौन सा कथन सही है। और जो दूसरा टॉपिक होगा वो हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इससे भी आपके एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। और वो होगा विशेष करके रीतकाल एवं आधुनिक काल से, हो सकता है मध्यकाल से भी पूछा जा सके, आदिकाल के भी कुछ रचनाएं आ सकती हैं। तो इसको आप जरूर पढ़ें। तो 5 अंक के हो जाएंगे हिंदी गद्य के विकास से संबंधित, और 5 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे बहुविकल्पीय आपके हिंदी पद्य के विकास से। अब आता है अगला टॉपिक, काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व तो आप जानते ही हैं, रस, छंद, अलंकार। तो उसमें आपको देखना है रस। रस आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका, आप लोग जानते भी होंगे कि आपको मात्र 2 रस पढ़ने हैं, शेष को छोड़ देना है बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। तो कौन सा है, हास्य रस और करुण रस। करुण रस पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। तो क्या करेंगे, उसमें आपको परिभाषा क्लियर होनी चाहिए, उदाहरण और पहचान जाए किसी प्रकार का, चाहे जैसे पूछा जाए स्थायी भाव या उदाहरण दे दिया जाए इसमें कौन सा रस है, तो ये आपको बताना है। पूरी तरह आप तैयार कर लें। इसके पहले आप क्या करते थे, जो प्रश्न आता था कि हास्य रस की उदाहरण से, हास्य अथवा करुण रस की उदाहरण से परिभाषा लिखिए, आप उसकी व्याख्या करते थे और उदाहरण लिखते थे, तब आपको 2 नंबर मिलता था। लेकिन अब तरीका बदल गया है पेपर का, तो इससे 1 नंबर का आएगा। आप पूरी तरह तैयार कर लें, किसी भी प्रकार से पेपर में घुमा करके प्रश्न पूछा जाए आप उसको कर लें। ठीक, आइए देखें। दूसरा होगा छंद। छंद में भी आपको मालूम है रोला और सोरठा पढ़ना है, रोला और सोरठा। इसके पहले पूर्व आप क्या करते थे, दोनों की उदाहरण से परिभाषा तैयार कर लेते थे, लिख देते थे, 2 नंबर मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर फिर उसी तरह जब आपको याद होगा तो आप लक्षण, उसके परिभाषा भी जानते होंगे, और आप चाहे जिस तरह दिया जाए उदाहरण भी पहचान लेंगे। इससे भी संबंधित 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अब आया अलंकार। जो अलंकार में आपको 3 पढ़ने हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये तीनों तैयार कर लें। तीनों में से किसी में से भी एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, वो उदाहरण हो सकता है या परिभाषा के रूप में हो सकता है। तो 1 नंबर का इससे प्रश्न होगा। ठीक, अब आते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आप से जो पूछा जाएगा उसमें रहेगा उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची। इनसे 4 या 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अधिकतम 5 प्रश्न, न्यूनतम 4 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न होगा उपसर्ग। उपसर्ग आपको पहले भी बताया जा चुका होगा या आपके अध्यापक बता चुके होंगे, मैंने तो अपने बच्चों को विधिवत तैयार कराया है। तो जैसे ये उपसर्ग होंगे आ, आप, साह, अभि, उप आदि, इस प्रकार के उपसर्ग हैं। तो इनको आप जानते हैं, मूल शब्द के पहले जो लगाया जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। आप अभी तक पूछा जाता था। ये इसके पहले जो बोर्ड पेपर होते थे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता था ये प्रश्न संख्या 9 का, जिसमें 3-5 उपसर्ग दिए होते थे, उन्हें 3 शब्द बनाने होते थे, 3 नंबर
मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, 1 नंबर का आएगा। कोई उपसर्ग दे दिया जाएगा, कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसमें आपको ये बताना होगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, या उपसर्ग को अलग करके लिखिए, या इस उपसर्ग से जुड़ करके कौन सा शब्द बनेगा। आइए फिर देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय भी कुछ गिने चुने प्रत्यय हैं जिनको आपको करना आई से, जैसे पढ़ाई, पन, बचपन, या हट, कड़वाहट, तो एकता है, लघुता, वट, बनावट, तो महत्व। तो ये सब आप तैयार कर लें, बहुत ही आसान है। 1 नंबर इससे हो जाएगा। तो उपसर्ग से 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रत्यय से 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आइए तद्भव या तत्सम, इन दोनों से मिलाकर के एक ही प्रश्न रहेगा, चाहे तत्सम का तद्भव पूछ लिया जाए या तद्भव का तत्सम रूप। तत्सम क्या होगा, इससे 1 होगा। फिर आ जाइए पर्यायवाची। पर्यायवाची भी से 1 प्रश्न बहुविकल्पीय का होगा। इस प्रकार इससे 4 या 5 प्रश्न आपके हो सकते हैं। अब आते हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आपको पढ़ना है संधि, शब्द रूप और धातु रूप। तो जो संधि बच्चों ये आप विधिवत जान लें, क्योंकि मैं बताता रहता हूँ अपने क्लास में, मैंने बताया भी बच्चों को है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे पूछा जाए वो उस प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन उन छात्राओं के लिए कि जो संधि को विधिवत नहीं जानते या उनको पहचानने में दिक्कत है, तो मन में बैठा लें कि मुझे बोर्ड परीक्षा के पेपर में यण संधि पढ़ना है। यण संधि रट लें, चाहे जैसा उदाहरण आवे, तो अन्य 3 विकल्पों को छोड़ करके वो सिर्फ यण संधि को ही मारेंगे, टिक करेंगे। तो आइए देखिए, आपको यण संधि मैंने विधिवत पढ़ाया है क्लास में। इको यणच, इसका परिभाषा आप तैयार कर लें, उदाहरण और पहचान। इसी से संबंधित आपका पूछा जा सकता है, जैसे स्वागतम शब्द का समुच्चेद करिए तो सुधन आगतम। उसके बाद आइए शब्द रूप। शब्द रूप में जो आपको पढ़ने हैं ये 3 शब्द रूप तैयार कर लीजिए, वो है फल शब्द, मति शब्द और नदी। ये इन तीनों को तैयार कर लो। किसी भी वचन से, किसी भी विभक्ति से पूछा जा सकता है। आएगा 1 नंबर का, 1 नंबर का बहुविकल्पीय होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं धातु रूप। धातु रूप सभी लोग जानते हैं कि या क्रिया रूप, जिन शब्दों से कार्य का होना प्रकट हो उसे धातु कहते हैं, यानी धातु, तो क्रिया रूप या धातु। तो जैसे पठ, हस, इन दोनों को तैयार कर लें। एक तैयार कर लें, दूसरा उसी के अनुसार रूप चलता रहेगा। तो इसमें 5 लकार, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लेट लकार और लंग लकार, ये 5 लकार तैयार कर लें। कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी वचन से, किसी भी विभक्ति, किसी भी पुरुष से पूछा जा सकता है। अब आपका देखिए 5 नंबर हो गया, ये 20 प्रश्न खंड आपका हो गया, जो कि 20 नंबर में होगा। 5 प्रश्न होगा 1-1 नंबर का हिंदी गद्य के विकास से, जो कि अधिकतर शुक्ल और शुक्लोत्तर से, वो लेखक से संबंधित पूछा जा सकता है, पत्रिकाओं से पूछा जा सकता है, रचनाओं से पूछा जा सकता है। एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इन 20 प्रश्नों में वो रचनाएं जो होंगी, लगभग 4 से 5 रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी, उनके लेखकों का नाम पूछा जाएगा। तो रचनाएं अधिक से अधिक याद करें। उसके बाद रीतकाल, इसमें पद्य में रीतकाल और आधुनिक काल को विशेष रूप से पढ़ रहे हैं। फिर इधर हो गया, तो आपके ये 20 अंकों के लघु उत्तरीय प्रश्न खंड आ तैयार हो गया। अब आइए हम देखते हैं खंडवा। खंडवा जो होगा आपका, वो होगा वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें आपको वर्णन करना है प्रश्नों का। तो ये पूर्व की भांति मिलता जुलता होगा प्रश्न। खंड जो 21, चाहे अगर एक प्रश्न से शुरू करेंगे तो 1 होगा, नहीं तो प्रश्न संख्या 21 होगा, जैसा पेपर में आए। फिलहाल हम इसको खंड आ में 1 प्रश्न मान के चल रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न होगा खंड बा का, वो होगा गद्य खंड से। एक कोई गद्यांश दे दिया होगा, उस गद्यांश से संबंधित 3 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न होगा, पहले लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखिए, वो 2 नंबर में होगा। एक होगा कि गद्यांश से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और एक होगा कि उसी गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिया होगा, उसका उत्तर आपको लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 × 2 यानी 3 प्रश्न होंगे गद्यांश से, 2-2 नंबर के 6 अंक का होगा एक प्रश्न। ठीक उसी प्रकार आपका पद्यांश पद्य से संबंधित होगा, इसमें संदर्भ लिखना होगा और
व्याख्या का ये भी 6 अंक का हो जाएगा। फिर आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। अब आप देखिए, ये है किसी एक लेखक का परिचय एवं उसकी प्रमुख रचनाएं आपको लिखना है। ध्यान दें बच्चों, अक्सर हम लोग बोर्ड परीक्षा में जब कॉपी चेक करते हैं तो छात्र अक्सर छात्र ऐसे लिखे होते हैं, कॉपियां लिखे रहते हैं कि क्या करते हैं, वो किसी एक ही लेखक या एक कवि का लिख करके छोड़ देते हैं, जिससे उनका एक प्रश्न अधूरा रह जाता है। इसलिए ध्यान दें, 3 लेखक दिए होंगे, उनमें से किसी एक लेखक का परिचय, आपको जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना लिखनी होगी। तो यहाँ देखें 3-2, तो इसका भी महत्व आप समझ लें। 3-2 का मतलब हुआ 3 नंबर का आपका हुआ जीवन परिचय लेखक का और 2 नंबर में उसकी रचनाएं हुई, यानी 5 अंक का ये हुआ। ठीक इसी प्रकार कवियों में, अब आप इसको ध्यान दें, ये खंड खा होगा, यहाँ पर 3 ये इसी के अंतर्गत होगा। तो कवि दिए होंगे, उनमें से भी आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखना है। तो 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की उनकी प्रमुख रचनाएं। इस प्रकार देखिए, जहां पूर्व की बोर्ड परीक्षाओं में आपको 6 अंक में जीवन परिचय आता था, 3-3 अंक के आते थे, 3 अंक कवियों के, 3 अंक लेखकों के। अब वो बढ़ करके क्या हो गया, 10 अंक का हो गया। ठीक, तो कवियों में ये तो आप जानते हैं, बहुत पुरानी कहावत है, सूर कबीर तुलसी बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो इन तीनों लोगों को तैयार कर लिए, निश्चित है निसंदेह मैं कहता हूं इनमें से किसी न किसी को आपको पेपर में मिल जाएगा जीवन परिचय लिखने को। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। चौथा प्रश्न होगा इस खंड का कि चौथा प्रश्न होगा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। अब यहाँ पर पहले क्या होता था, एक गद्य होता था अथवा एक श्लोक दिया होता था, उसका संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना होता था। लेकिन अब की इसका पैटर्न बदल गया है। अब आएगा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। तो 2 गद्य खंड दिए होंगे अनिवार्य संस्कृत से, जिसमें से 2 नंबर का संदर्भ होगा और 3 नंबर का आपका अनुवाद होगा। इस तरह ये 5 अंक का होगा। ठीक उसी प्रकार अब क्या होगा, अब इसमें अनिवार्य संस्कृत के पद्य खंड से अब आपको 2 श्लोक दिए होंगे और उनमें से किसी एक का संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है। इसलिए ध्यान रहे, अभी तक मैं आप लोगों से कहता था क्लास में कि कम से कम 2 श्लोक तैयार करिए। इसलिए कहता था कि मान लो एक आपके बोर्ड पेपर में आ गया, तो जो 2 नंबर का प्रश्न होता है कि कोई एक ऐसा श्लोक लिखे जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आपका 2 श्लोक से काम चल जाता था। मान लो एक आपने तैयार किया, बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया गया, पेपर में आ गया, तो आप दूसरा लिख देते थे। लेकिन अब आपको मैं सलाह देता हूं कि कम से कम 3 श्लोक तैयार करें, क्योंकि जो आप पूछा जाएगा अनिवार्य संस्कृत के पद्य खंड में 2 श्लोक होंगे। तो अगर आपने 2 तैयार किया, दोनों संयोग से वो पेपर में आ गया, तो आप श्लोक नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आपका 2 अंक छूट जाएगा। इसलिए कम से कम 3 श्लोक अर्थ सहित तैयार कर ले। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संस्कृत खंड के 2 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको संस्कृत में ही देना है। इसके पहले आपका ये आता था 1-1 अंक का प्रश्न 2 ही होते थे, लेकिन अब ये एक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 4 अंक का प्रश्न, ये 4 अंक इसमें हो गए। आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला होगा श्लोक होगा, आपको लिखना है, ये 2 नंबर में होगा। जो पूछा जाएगा एक ऐसा श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसलिए आप 3 तैयार करें और जो शेष 2 पेपर में आए हैं उनको छोड़ करके तीसरा श्लोक लिख दें, आपको 2 नंबर मिलेगा। अब आते हैं निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि अब ये अभी तक आता था, इसके पूर्व बोर्ड की परीक्षाओं में 6 अंक का, अब ये होगा 9 अंकों का। और वो किससे संबंधित होगा, वो वैज्ञानिक यानी विज्ञान से संबंधित हो सकता है। विज्ञान के चमत्कार, जैसे विज्ञान के चमत्कार कह लें, या मोबाइल के उपयोग या दुरुपयोग हो सकते हैं। यातायात के नियम, आज आप देख रहे होंगे सरकार यातायात के नियमों पे बहुत ध्यान दे रही है, क्योंकि जो आंकड़े मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा युवाओं की मौत हो रही है, वो यातायात के नियमों को ना जानने के कारण हो रही है। इसलिए यातायात का जो नियम है ये इससे संबंधित बहुत
इससे संबंधित निबंध पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, इसलिए इससे संबंधित निबंधों को आप जरूर तैयार कर लें। फिर धार्मिक आपका जैसे दीपावली, होली, इन सब त्योहार तैयार कर लें। आर्थिक समस्याएं जैसे भारत में बेरोजगारी, इस और सामाजिक, शिक्षा जैसे नई शिक्षा नीति, स्वास्थ्य या अभी जैसे कोविड चला था, तो इससे संबंधित आप निबंध तैयार कर लें। आपका ये 9 नंबर का होगा। आइए आगे देखते हैं। आखिरी प्रश्न होगा आपका खंड काव्य से। ये तो आप जानते हैं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाया जाता है। समूहतः पूरे उत्तर प्रदेश में 9 खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं। कहीं पर जय सुभाष पढ़ाया जाता है, कहीं मेवाड़ मुकुट पढ़ाया जाता है, कहीं अग्रपूजा, कहीं ज्योत, कहीं कर्ण। तो जैसे देखिए, जय सुभाष लखनऊ अयोध्या में पढ़ाया जाता है, मेवाड़ मुकुट सीतापुर में पढ़ाया जाता है, अग्रपूजा इलाहाबाद और आजमगढ़ में पढ़ाया जाता है, ज्योत जवाहर, मिर्जापुर, ललितपुर जैसे जिलों में पढ़ाया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए जो भी खंड काव्य आपके जिले में पढ़ाया जाता हो उससे संबंधित आप प्रश्न तैयार कर लें। प्रश्न ऐसे तैयार होगा, वो होगा आपका कथानक से संबंधित, या जो उस खंड काव्य का प्रमुख चरित्र होगा उसका चित्रण पूछा जा सकता है, या कोई तथ्य दे दिया गया, वाक्य दे दिया गया, ये वाक्य किससे संबंधित है उसकी व्याख्या करनी है। तो 3 प्रकार से आप प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि खंड आ में 20 अंक और जो खंड बा होगा वो 50 अंकों का होगा, यानी जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी वो होगी 70 अंकों की। और जो 30 नंबर है वो आपके विद्यालय का आंतरिक मूल्यांकन का होता है। इस प्रकार आपका पेपर, ये आपका जो हिंदी पूर्णांक हो गया 100 नंबर का हो गया। बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक वो बोर्ड परीक्षा का लाभ उठा सकें। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद बच्चों।